उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है और ये हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, डिमेंशिया और कई घातक बीमारियों का मूल कारण है। हाइपरटेंशन का इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एक गहरा रिश्ता है। आप एक तरह से इन्हें चोर चोर मौसेरे भाई भी बोल सकते हैं और ये दोनों आजकल के हालातों में हमारे खराब स्वास्थ्य के प्रमुख जोखिम कारक या रिस्क फैक्टर्स हैं। पर सबसे पहले समझते हैं यह ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारे शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट हमारे ब्लड को ब्लड वेसल्स के जरिए पंप करता है और जिस ताकत से हमारा ब्लड हमारे इन ब्लड वेसल्स पे दबाव डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। रेस्टिंग हालात में हमारा आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माना जाता है। पर ब्लड प्रेशर रीडिंग के ये 2 नंबर क्यों? बिकॉज आवर हार्ट इज कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। सिस्टोल फेज के दौरान आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिससे ब्लड का दबाव या प्रेशर बढ़ता है, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोल फेज के दौरान हमारा हार्ट रिलैक्स करता है जिससे दबाव कम होता है और इस छोटे नंबर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह प्रेशर जब लगातार आपके शरीर में लंबे समय तक 120/80 से बढ़ा हुआ रहता है और इसके मापदंड जो हैं इस स्लाइड में दिए हुए हैं, तो हम इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी के नाम से जानते हैं। हम में से कई, खासकर वो जिन्हें डायबिटीज, ओबेसिटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो तो सालों से, कई तो 10-15 सालों से हाइपरटेंशन या हाई बीपी की दवाइयां ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सालों से हर रोज दवाई लेने के बावजूद यह एक ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने यह मान लिया है कि अब हमें जिंदगी भर के लिए बीपी की दवाइयां लेनी पड़ेंगी। जबकि हकीकत यह है कि हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, इज नॉट ए डिजीज। यह कोई बीमारी है ही नहीं। यह हमारे शरीर के अंदर एक आधारभूत कारणों का परिणाम या एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स है। और जैसे डॉक्टर विजय राघवन कहते हैं, इट इज एन इंटेलिजेंट फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी टू ए परसीव्ड थ्रेट और स्ट्रेस। और किस तरह का स्ट्रेस, किस तरह का तनाव? फिजिकल स्ट्रेस, आपको चोट लग जाए, केमिकल स्ट्रेस, फूड पॉइजनिंग हो जाए आपको, या कोई इमोशनल स्ट्रेस, सम बैड न्यूज एट योर होम, या मानो आप कोई ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो। तो चाहे गलत लाइफस्टाइल के कारण हो या ज्यादा तनाव के कारण हो, जिन भी कारणों से हमारा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हम तुरंत उसे कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। हमें आग बुझाने की जल्दी होती है। वी इमीडिएटली रश टू ट्रीट ए सिम्टम एंड वी डू नॉट एड्रेस द रूट कॉज। क्या कारण है कि यह आग लग रही है? और आज हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी हाउ टू डील विथ हाइपरटेंशन एंड 10 सिंपल वेज टू लोअर योर ब्लड प्रेशर नेचुरली। अगर हम अपने शरीर के सारे ब्लड वेसल्स को एक लंबी लाइन में नापना शुरू करें तो उसकी लंबाई लगभग 95,000 किलोमीटर होगी और हर रोज हमारे इन ब्लड वेसल्स में लगभग 7,500 लीटर खून दौड़ता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 4 से 5 लीटर खून होता है, तो ऑब्वियसली दिस ब्लड इज बीइंग रिसाइकल्ड, और वो बार बार रिसाइकल होता है। और इस खून का मुख्य काम जो है वो है शरीर के सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और यहां तक कि हार्मोन्स को पहुंचाना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे खून में क्या क्या चीजें दौड़ रही हैं। यहां तक कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है विच इज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। और
हम में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी मोटर या पंप के मदद से अपने घर के छत की टंकी तक या खेत के किसी कोने तक पानी पहुंचाने का काम किया है। और पानी का पंप कैसे काम करता है, पंप का प्रेशर बढ़ाने से किस प्रकार पानी का फोर्स बढ़ता है, यह सब हम जानते हैं। और किसी भी तरह का पंपिंग सिस्टम हो, चाहे वो पानी का पंप हो या हमारे शरीर का पंप हो, पाइप के ऊपर जो दबाव या प्रेशर पड़ता है उसके कारण मूलभूत सेम है। और हमारे शरीर के पाइप यानी कि ब्लड वेसल्स पे अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसके मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला है तरल पदार्थ के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड इन द ब्लड वेसल्स, बेसिकली खून का गाढ़ा होना या भारी होना। दूसरा, अधिक तरल पदार्थ यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड, मोर वॉल्यूम इन योर ब्लड वेसल्स। और तीसरा है नैरोइंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स, ये जो पाइप है, आपका जो ब्लड वेसल्स है, उनका संकीर्ण होना या सिकुड़ना। तो ये 3 मूलभूत कारण हैं ब्लड प्रेशर या पाइप के ऊपर, जो हमारा पंपिंग सिस्टम है, उनके पाइप्स के ऊपर प्रेशर का बढ़ने का। और जल्दी से हम इन तीनों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कारण था तरल पदार्थ के गुण आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि खून का भारी होना। तो अगर आपका खून किन्हीं कारणों से जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है यानी कि भारी हो जाता है, तो उसे धक्का देने के लिए और ताकत की जरूरत पड़ती है। सो द हार्ट हैज टू पंप हार्डर, जिससे कि प्रेशर बढ़ता है। एंड द लोड ऑन योर हार्ट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज इट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप अ हेवियर फ्लूइड। दूसरा कारण है अधिक तरल पदार्थ यानी मोर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन योर ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड होने का बहुत बड़ा कारण एक्सेस वाटर रिटेंशन का होता है। और इसीलिए हाई बीपी होते ही लोग नमक खाना कम करते हैं, क्योंकि एक्सेस सॉल्ट लीड्स टू वाटर रिटेंशन। इनफैक्ट आप लोग जानते हैं कि हाई बीपी पेशेंट्स को डायूरेटिक ड्रग्स भी दिया जाता है ताकि उनके शरीर से जो एक्सेस पानी है वो पेशाब के जरिए बाहर आ सके। और तीसरा कारण है हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो पाइप है, उनका सिकुड़ना, संकीर्ण होना। एक्सेस स्ट्रेस या तनाव, यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए फिजिकल, केमिकल या इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या कसने का काम करते हैं, जिससे एक तरह का बाधा या प्रतिरोध पैदा होता है और प्रेशर बढ़ता है। इन सभी तरह के परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और वे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर सिचुएशंस को झेलने की क्षमता रखते हैं। दिक्कत तब आती है जब लंबे समय तक लगातार आपके शरीर में जो ये ब्लड प्रेशर है ये 140/90 या उसके आसपास बनी रहती है। ऐसे हालातों में हमारे आर्टरीज की जो अंदर की दीवारें हैं उसमें छोटी दरारें पड़ती हैं और वहां की टिश्यूज दे स्वेल अप, देयर इज इन्फ्लेमेशन, फूल जाते हैं। और ऐसे इन्फ्लेमेशन में मरहम लगाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सारे पहुंच जाते हैं और फिर प्लाक फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे आर्टरी की दीवारों को अंदर से बहुत सख्त और मोटा बना देता है। इट थिकन्स द आर्टरी वॉल्स फ्रॉम इनसाइड एंड देन वी हैव समथिंग व्हाट वी कॉल एथेरोस्क्लेरोसिस, और फिर क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज और ब्लॉकेजेस एंड ऑल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाइक हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो अगर इन तीनों हालातों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसे कम करने के लिए उन सभी बातों पे ध्यान देना होगा जिनकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और इनमें सबसे पहला जो है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने का जो हमारा मकसद है वो है हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसके अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन, इन दोनों की मात्रा को कम करना। मैंने इसके बारे में अपने वीडियो नंबर 22 और 23 में भी बात की है। सो बेसिकली हमें उन खानों पे ध्यान ज्यादा देना है जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम हो। लो कार्ब डाइट से हमारे शरीर में फ्लूइड्स की मात्रा जो है वो भी कम होती है बिकॉज
excess carbohydrate in diet leads to fluid retention? So yes, the first thing is low carbohydrate diet. दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सीधा रिलेशन है वो है आपके आर्टरीज में जो इन्फ्लेमेशन है वो उसको कम करता है. इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके ग्लूकोज को, आपके इंसुलिन को भी कम करने में मदद करता है. इट हेल्प्स टू मेक योर बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव और लेस इंसुलिन रेजिस्टेंट. तीसरा है लोअरिंग ऑफ सॉल्ट या लोअरिंग ऑफ योर सोडियम इनटेक, नमक का कम सेवन करना. इसके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं. इसमें मेरा सुझाव सिर्फ यह रहेगा कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने बीच बीच में जो स्नैक्स खाने की आदत है उसको आपने हटा दिया है, आप पूरे दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, तो एज इट इज आपका जो सोडियम इंटेक है डेली का वो वैसे ही कम हो गया है. और इसके अलावा आपको सादा बिना नमक वाले खाना खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट हमें यह पता होना चाहिए कि आवर बॉडी नीड्स अप टू 2300 मिलीग्राम. 2 चम्मच नमक हमारे शरीर को रोज चाहिए. तो हां, अगर आपको हाई बीपी है तो आप फिर इससे ज्यादा नमक एक दिन में ना ले, नमक के सेवन को कम करने की कोशिश करें. चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है डाइट में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना. अब हमारे शरीर में जो तमाम सेल्स हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम पंप इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इट इज अ वाइटल एंजाइम इन आवर सेल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स एन ऑप्टिमल आयन बैलेंस. और ये हमारे बीपी को मेंटेन करने में भी मदद करता है. और इसीलिए हमारे खाने में सोडियम की मात्रा कम करने के साथ साथ हमें पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है. एंड यू ऑल नो दैट पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जो है, मैंने अपने डाइट वाले वीडियो में बताया था कि इट इज प्रतिदिन का जो है वो है 4700 मिलीग्राम. अब यू हैव टू टेक पोटेशियम फ्रॉम ऑल द राइट फूड सोर्सेस. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पोटेशियम के लिए सिर्फ केले खाएं, बिकॉज अलॉन्ग विद बनानास विल कम लॉट ऑफ शुगर्स. तो हां, आप पोटेशियम अच्छे फूड सोर्सेस से लें जिसके अंदर शुगर्स की मात्रा थोड़ी कम हो, खास करके साग, पत्ते, सब्जियां, नट्स एंड सीड्स. इस बात को हमेशा याद रखें कि अधिक नमक या अधिक सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की कमी के वजह से हमारा बीपी जो है वो बढ़ा हुआ रहता है. पांचवा पॉइंट है हमारे डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा को भी बढ़ाना. अब मैग्नीशियम जो है वो इट हेल्प्स टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर वैस्कुलर सिस्टम. ये हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर तनाव जो है वो कम होता है एंड योर बीपी स्टेबलाइजेस. अब जिन खानों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, लगभग उन सभी खानों में मैग्नीशियम की मात्रा भी ज्यादा है. तो उन सब खानों का सेवन करें जिनके अंदर से आपको मैग्नीशियम ठीक मात्रा में मिले. मैंने इस स्लाइड में दर्शाया हुआ है. सो लीफी ग्रीन, सैलड्स, सब्जियां, इन सभी खानों पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है. द सिक्स्थ पॉइंट टू लोअर योर बीपी इज आप अपने शरीर के अंदर विटामिन D3 की मात्रा को सही रखें. अब विटामिन D3 के बारे में मैंने अपने पंच वाले वीडियो में अलग से अंगूठे का जब बात की थी मैंने, उसमें मैंने कवर किया है. और हमारे शरीर में देयर इज समथिंग कॉल्ड द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, RAS. ये हमारे बीपी, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को नियंत्रित करता है. एंड विटामिन D इज क्रिटिकल फॉर दिस सिस्टम. सो please ensure that your vitamin D levels are correct in your body. सातवां और अगला पॉइंट जो है वो मैं हमेशा विटामिन D3 के साथ हमेशा कवर करता हूं, एंड दैट इज योर विटामिन K2. और विटामिन K2 जो है इट हेल्प्स टू डीकैल्सिफाई योर आर्टरीज. तो आपके आर्टरीज में जो एक्सेस कैल्शियम है वो विटामिन K2 उन्हें आपके हड्डियों में पहुंचाता है जहां उसकी ज्यादा जरूरत है. So yes, vitamin K2 must also be taken along with your vitamin D3. आठवां पॉइंट इज नो ब्रेनर एंड दैट इज योर एक्सरसाइज और योगा. तो इन दोनों बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए. और रोज
30 से 40 मिनट कम से कम अपने शरीर को हरकत में लाएं। वी मस्ट डू सम एक्टिविटी, डू सम वर्कआउट एवरी डे। और एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारा ब्लड वेसल की जो इलास्टिसिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। सो वॉकिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, इवन क्लाइंबिंग स्टेयर्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये 5 सिंपल योगासना जो हैं ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। 9th पॉइंट, और ये पॉइंट हर एक के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, और वो है शराब के सेवन को कम करें और स्मोकिंग क्विट, जस्ट स्टॉप स्मोकिंग। अब पहले हम शराब को देखते हैं। शराब या एक्सेस अल्कोहल जो है, इसके सेवन से हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या RAS पे असर पड़ता है और ये आपके बीपी को बढ़ाता है। बहुत अधिक अल्कोहल आपके शरीर के मैग्नीशियम लेवल्स को भी कम करता है, और अधिक शराब आपके हार्ट के ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई दोनों में भी रुकावट पैदा करते हैं। तो शराब का सेवन कम करें। अब स्मोकिंग को देखते हैं। एक्सेस स्मोकिंग करने से हमारे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, बिकॉज वी आर इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ऑक्सीजन लेने की क्षमता को कम करता है। सिगरेट के धुएं में निकोटिन हमारे आर्टरीज को अंदर से और संकीर्ण करते हैं। तंबाकू में तो ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आर्टेरियल वॉल्स की लाइनिंग्स को चोट पहुंचाते हैं, एंड ऑल दीज दे लीड टू हायर हार्ट रेट एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। सो यस, प्लीज ट्राई टू स्टॉप और ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। 10वां और आखिरी पॉइंट जो है वो है ब्रीदिंग टेक्निक या सांस लेने का तरीका, और यह तरीका सबसे आसान और सबसे असरदार है आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में। तो हम लोग आमतौर पे जब सांस लेते हैं तो हम लोग 1 मिनट के अंदर 20 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि हम 3 सेकंड लेते हैं सांस को लेकर फिर दोबारा छोड़ने के लिए। और जब मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने स्ट्रेस के बारे में कवर किया था, तनाव के बारे में, वी हैड स्पोकन अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में ये बैलेंस बहुत जरूरी है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए और आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए। तो जब हम 1 मिनट के अंदर 20 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वैसे परिस्थिति में हमारे अंदर का जो तनाव है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। नाउ इफ यू चेंज दिस ब्रीदिंग पैटर्न, और अगर आप इसको चेंज कर 6 सेकंड साइकिल में करें 3 सेकंड की जगह, यानी कि आप एक बार सांस लेने में और सांस को छोड़ने में 6 सेकंड लगाएं, तो आपका 1 मिनट के अंदर आप सिर्फ 10 बार सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एंड यू कैन डू इट एज अ फॉर्म ऑफ एन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आप अगर 24 घंटे के अंदर 10 या 15 मिनट भी इस तरह की ब्रीदिंग पैटर्न को अपनाएं एज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देन यू विल बी एबल टू गेट योर ब्लड प्रेशर डाउन। लास्टली, इफ यू आर ऑन ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, अगर आप हाई बीपी के लिए दवाइयां ले रहे हैं तो इनको अचानक से ना छोड़ें। ब्लड प्रेशर का सही मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। मेंटेन ए चार्ट, रिकॉर्ड इट। देयर इज अ वे टू रिकॉर्ड योर ब्लड प्रेशर। डोंट रिकॉर्ड इट वंस इन अ डे, रिकॉर्ड इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे। अगर आप मशीन से ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका एवरेज निकालें। इट इज योर हेल्थ, योर लाइफ, so maintain a record chart. Once you find that over a period of 4 weeks, 6 weeks, your blood pressure is stable at 120/80 or slightly below, then only take that decision to reduce your dosage. अचानक से ना छोड़े, धीरे 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 अपने दवाइयों को टेपर डाउन करें। हाइपरटेंशन या हाई बीपी को लाइफस्टाइल बीमारी कहा जाता है। अब लाइफ हमारे पास एक ही है, हमने सिर्फ अपना थोड़ा सा स्टाइल बदलना है। द ब्लड प्रेशर विल बी फाइन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।